अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में हम बात करने वाले हैं तारीख ज़ुबान उर्दू में हिंद आर्याई की मुख्तसर तारीख के बारे में। ये सेशन, ये क्लास आप सबके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है। आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि इस चैनल से रिलेटेड अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो आज हम लोग बात करेंगे तारीख ज़ुबान उर्दू के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये इंपॉर्टेंट क्लास। बहुत डिटेल में एक एक चीज को इस क्लास में हम लोग क्लियर करेंगे, यानी ये क्लास हर एग्जाम के लिए बहुत अहम है आपके लिए। तो एक एक पॉइंट को आपको यहाँ पे बहुत गौर से सुनना होगा। पहली चीज देखिए, हिंद आर्याई की मुख्तसर तारीख में जुबान किसे कहते हैं इसे हम समझते हैं। बोलने, बात करने, अपने एहसासात, जज्बात और ख्यालात को दूसरों तक पहुंचाने के सौती और लफ्जी वसीले को जुबान कहते हैं। तो जुबान की तारीफ क्या होगी, डेफिनेशन क्या होगी, बहुत सारी है, लेकिन एक तारीफ यहाँ पे आपके सामने है जिसे आप ज़हन नशी कर लेंगे। आगे हम लोग बात करें गोपी चंद नारंग के मुताबिक जुबान किसे कहते हैं। गोपी चंद नारंग के मुताबिक जुबान की तारीफ क्या है, तो याद रखेंगे गोपी चंद नारंग के मुताबिक जुबान आवाजों और अल्फाज का मजमुआ है। नोट कर लीजिएगा, जुबान आवाजों और अल्फाज का मजमुआ है। क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, लिसानी खानदान या खानदान अलसिना, लैंग्वेज फैमिली किसे कहते हैं। जो जुबानें बाहम मुमासलत रखती है, जिनमें यकसानियत पाई जाती है, उनको हम रिश्ता जुबानें कहते हैं। उन्हें एक ग्रोह में, एक ग्रुप में रखा गया है। जुबानों की इसी ग्रोह को, इसी ग्रुप को लिसानी खानदान या खानदान अलसिना, इंग्लिश में लैंग्वेज फैमिली कहते हैं। आगे बढ़ते हम। दुनिया की जुबानों को 8 ग्रोहों में तकसीम किया गया है। कितने ग्रोहों में तकसीम किया गया है? 8 में। सामी, अफ्रीकी बांतु, द्राविड़ी, हिंद चीनी, मलाई खानदान, मुंडा, अमेरिका की अहद कदीम की जुबानें, हिंद यूरोपी खानदान। अब यहाँ पे जो हमारा मतलब है वो है हिंद यूरोपी खानदान से। सबसे पहली चीज आप याद रखेंगे इसके ताल्लुक से, दुनिया का सबसे बड़ा लिसानी खानदान कौन सा है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दुनिया का सबसे बड़ा लिसानी खानदान याद रखेंगे हिंद यूरोपी है। नोट कर लीजिए, उर्दू और हिंदी का ताल्लुक इसी लिसानी खानदान से है, ये बात भी आप याद रखना होगा। तो यहाँ पे क्लियर हो गया, दुनिया का सबसे बड़ा लिसानी खानदान हिंद यूरोपी है और उर्दू और हिंदी का ताल्लुक किस खानदान अलसिना से है, तो आपका जवाब हो जाएगा हिंद यूरोपी खानदान। हिंदुस्तान में हिंद यूरोपी खानदान अपने इर्तिकाई दौर में हिंद ईरानी से गुजरकर हिंद आर्याई शक्ल इख्तियार कर लेता है। अब यहां पे हम लोग बात करेंगे आगे किसके बारे में, हिंद आर्याई के बारे में। हिंदुस्तान में आर्यों की दाखिला की तारीख 1500 कब्ले मसीह मुकर्रर की जा सकती है। किसके मुताबिक? मसूद हुसैन खां का ऐसा कहना है। तो ये स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए कि हिंदुस्तान में आर्यों की दाखिला की तारीख 1500 कब्ले मसीह मुकर्रर की जाती है। ये किसका बयान है, तो आपका जवाब हो जाएगा मसूद हुसैन खां, जिनकी किताब है मुकद्दमा तारीख जुबान उर्दू, जो कई बार एग्जाम में आपसे पूछी गई है। आगे देखेंगे आर्या वस्त एशिया से ईरान, अफगानिस्तान और दूसरे मकामात से होते हुए हिंदुस्तान आए थे।
अब यहाँ पे कई चीजें इंपॉर्टेंट थी जो हम लोगों ने समझी हैं। जुबान किसे कहते हैं ये आपको क्लियर हो गया। गोपीचंद नारंग के मुताबिक जुबान की तारीफ क्या है ये भी आपको क्लियर है। लिसानी खानदान किसे कहते हैं, दुनिया की जुबानों को कितने ग्रोहों में, कितने लिसानी खानदान में तकसीम किया गया ये भी आपको क्लियरिटी है। और इस स्लाइड का जो सबसे अहम क्वेश्चन एग्जाम के लिए बन सकता है वो है दुनिया का सबसे बड़ा लिसानी खानदान हिंद यूरोपी है। उर्दू और हिंदी का ताल्लुक इसी लिसानी खानदान से है। हिंदुस्तान में आर्यों की दाखिला की तारीख 1500 कब्ल मसीह मुकर्रर की जाती है। किसका कहना है? मसूद हुसैन खां का। चलिए, हमारी कोशिश ये कि साथ में चीजें बिल्कुल आपको लर्न हो जाएं, इसलिए मैं पहले चीजें डिस्कस भी करूंगा और मैं जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी उनको मैं रिपीट भी करूंगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हिंद आर्याई के अदवार, जैसा कि मैंने कहा था आगे हम लोग बात करेंगे हिंद आर्याई के बारे में। तो याद रखेंगे हिंद आर्याई को 3 अदवार में तकसीम किया जाता है। माहिरीन लिसानियात ने हिंद आर्याई को 3 अदवार में तकसीम किया है। पहला जो दौर है वो है कदीम हिंद आर्याई। अब ये याद रखना होगा कब से कब तक ये माना जाता है, यानी ये दौर कब से कब तक मुहीत है। तो 1500 कब्ल मसीह था 500 कब्ल मसीह, ये एग्जाम में पूछे भी गए हैं और आगे भी आपसे पूछे जा सकते हैं। दूसरा जो दौर है वस्त हिंद आर्याई का 500 कब्ल मसीह था 1000 ईस्वी का जमाना है। और तीसरा है जदीद हिंद आर्याई यानी 1000 ईस्वी का जमाने हाल। ये तीनों ही फैक्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग बात करते हैं कदीम हिंद आर्याई के बारे में डिटेल में। कदीम हिंद आर्याई जो कि 1500 कब्ल मसीह था 500 कब्ल मसीह का जमाना है। इस दौर का पहला अदबी नक्श कौन सा है? तो आपका जवाब हो जाएगा ऋग्वेद। आपको याद रखना होगा। कदीम हिंद आर्याई के 2 अदवार हैं, यानी कदीम हिंद आर्याई को 2 अदवार में तकसीम किया गया है। पहला जो दौर है वह है वैदिक संस्कृत या वैदिक जुबान, और दूसरा है अवामी संस्कृत, लोक संस्कृत या क्लासिकल संस्कृत। क्लियर हो गई इतनी बात। संस्कृत इसमें मुअन्नस है। लफ्ज संस्कृत 2 अल्फाज संस और कृत से बना है। संस की माना है पाक, मुकद्दस और शिष्टा, और कृत के माना है करने के। संस्कृत के माना पाक साफ की हुई जुबान यानी मुकद्दस, अफजल और शिष्टा जुबान के हैं। नोट कर लीजिए। तो यहां पे हम लोगों ने समझा है संस्कृत क्या है, ये कैसे लफ्ज बना है और इसके माना क्या है। आगे हम लोग बात करते हैं वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में हिंदुओं की मुकद्दस किताबें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तख्लीक की गई। हिंदुस्तान में आर्यों की आमद के बाद सबसे पहले वैदिक संस्कृत के नमूने मिलते हैं। ये लाइन भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप सबको याद रखना होगा। उम्मीद है कि ये स्लाइड भी आपको क्लियर हो चुकी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं क्लासिकल संस्कृत। कदीम हिंद आर्याई को 2 अदवार में तकसीम किया गया था। पहला आपको क्लियर हो गया है। दूसरे दौर में हम लोग बात करते हैं क्लासिकल संस्कृत के बारे में। तो वैदिक संस्कृत के बाद संस्कृत जुबान अदबी तसानीफ का सिलसिला शुरू हुआ, जिसकी वजह से यह जुबान क्लासिकल संस्कृत कहलाई। यानी वैदिक संस्कृत के बाद संस्कृत जुबान में अदबी तसानीफ का जब सिलसिला शुरू हो गया, आगाज हो गया, जिसकी वजह से यह जुबान क्लासिकल संस्कृत कहलाई। क्लासिकल संस्कृत में रामायण और महाभारत तख्लीक की गई। याद रखिएगा इस दौर में संस्कृत मकामी बोलियों के इख्तिलात मेलजोल की वजह से 3 इलाकाई शक्लों में जाहिर होती है। यानी इलाकाई शक्लों में इलाके के एतबार से, जगहों के एतबार से इनकी 3 शक्लें जाहिर होती, यानी 3 तरह 3 मकाम थे तो तीनों अलग अलग जगह थी और वहां पे यही बोली किस तरह से राइज थी, जरा इसे भी हम लोग समझते। तो एक कहलाती है उदेचिया, शुमाल मगरबी हिस्से पंजाब और उससे मुल्हिक इलाकों में बोली जाती थी। पंजाब और उससे मिले जुले इलाकों में बोली जाती थी।
اور आर्यों की मेयारी बोली तस्वुर की जाती थी, यानी ये सबसे बेहतरीन बोली समझी जाती थी। ये उस इलाके की बोली थी जहां आज कल सिंधी और लिहंदा मगरबी पंजाबी जुबानें बोली जाती हैं। इसमें रा और ला की जगह सिर्फ रा की आवाज पाई जाती है। प्राचिया, प्राचिया का चलन मशरिक में था। प्राचिया का इलाका वह सरजमीन थी जहां इन दिनों बंगाली, आसामी, उड़िया, बिहारी बोलियों यानी मगही, मैथिली और भोजपुरी का चलन है। ये मेयार से काफी दूर जा पड़ी थी, यानी एक तरह से गिरी पड़ी बोली इसको तस्वुर किया जाता था। इसमें रा को ला से बदल दिया जाता था, याद रखिएगा। मध्य देशिया यानी बीच, उदेचिया और प्राचिया के दरमियानी इलाके की बोली मध्य देशिया कहलाती थी, याद रखेंगे। यानी ये ना तो बहुत ज्यादा मेयारी बोली थी और ना ही बिल्कुल गैर मेयारी थी। तो मेयारी बोली कौन सी थी? उदेचिया। और गैर मेयारी आप कह सकते हैं तो प्राचिया। और ना बहुत मेयारी और ना बहुत गैर मेयारी तो वो है मध्य देशिया। मध्य देशिया का खास इलाका वह था जहां आजकल मगरबी हिंदी की बोलियां यानी खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रिज भाषा, बुंदेली और कन्नौजी बोली जाती हैं। ये इंपॉर्टेंट है। मगरबी हिंदी में कुल कितनी बोलियां शामिल हैं? 5 बोलियां शामिल हैं। इन्हें आपको याद रखना होगा। और जहां उर्दू और हिंदी का चलन आम है, इसमें रा और ला दोनों आवाजें मौजूद थी, याद रखेंगे। ये बात सभी को क्लियर हो गई। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कदीम हिंद आर्याई को डॉक्टर सुदेश्वर वर्मा ने 5 मंजिलों में तकसीम किया है। पहली जो मंजिल है वो है वैदिक मंजिल, नाम से क्लियर है, यानी चारों वेद हिंदुओं के। इस अहद में चारों वेद यानी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तख्लीक किए गए, लिखे गए। संस्कृत मजहब की बानी हो जाती है, यानी एक तरह से संस्कृत जो है मजहब की पैरोकार हो जाती है। अहद पाणिनि की मंजिल, इस अहद में पाणिनि की अष्टाध्याय बहुत अहम किताब है। तो अष्टाध्याय किसकी तसनीफ है? पाणिनि की, याद रखा होगा। पतंजलि की महाभाष्य, ये भी याद रखेंगे। महाभाष्य के मुसन्निफ कौन है? पतंजलि। इस दौर में संस्कृत आलिमों की जुबान बन जाती है, नोट कीजिए। तीसरी मंजिल है रिजमिया मंजिल यानी अदबी मंजिल। इस दौर में महाभारत लिखी गई थी। आगे बात करते हैं दुनियावी मंजिल। इस दौर में संस्कृत सरकारी जुबान बन जाती है और इसका ताल्लुक मजहब से खत्म हो जाता है। आगे देखिएगा टकसाली मंजिल। इस दौर में संस्कृत कवायद नवेसों की पाबंद होकर रह जाती है। शुद्धि के चक्कर में इल्मी व अदबी जुबान होने के बावजूद आवाम से हटने लगती है। इसके साथ साथ मकामी बोलियां चमक उठी, याद रखेंगे। तो ये बात हो गई कदीम हिंद आर्याई को डॉक्टर सुदेश्वर वर्मा ने 5 मंजिलों में तकसीम किया है उनकी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कदीम हिंद आर्याई दौर यानी वैदिक और क्लासिकल संस्कृत का दौर के इख्तिताम पर संस्कृत जुबान का जय्यद आलिम और कवायदा पाणिनि पैदा होता है, याद रखेंगे। जिसकी शोहर आफाक तसनीफ अष्टाध्यायी संस्कृत जुबान की एक मंजूम कवायद है, नोट कर लीजिए। कहा जाता है कि पाणिनि का जन्म 350 कबले मसीह और वफात 250 कबले मसीह में हुई। पाणिनि के बाद पतंजलि ने महाभाष्य नामी किताब लिखी, जिसमें पाणिनि के कवायद की तशरीह और तौजीह की गई। तो पाणिनि कैसी किताब है? कवायद की, याद रखेंगे। संस्कृत जुबान की एक मंजूम कवायद है। और महाभाष्य क्या है? उसी किताब की क्या है? यानी उन्हीं कवायद की तशरीह व वजाहत है। बहुत अहम फैक्ट है ये सभी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं वस्त हिंद आर्याई, जो कि 500 कबले मसीह था
1000 ईस्वी का जमाना है। इसके 3 अदवार हैं, यानी वस्त हिंद आर्याई को 3 अदवार में तकसीम किया जाता है। पहला जो दौर है 500 कबल मसीह से मसीही सन की इब्तिदा तक का दौर है, यानी 500 कबल मसीह से ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश तक का ये जमाना है। ये दौर पाली का दौर है। पाली को पहली प्राकृत या इब्तदाई प्राकृत भी कहा गया है, नोट कर लेंगे। यानी वस्त हिंद आर्याई का पहला दौर पाली का दौर है और पाली को पहली प्राकृत या इब्तदाई प्राकृत भी कहा गया है। पाली संस्कृत लफ्ज पंक्ति से निकला है, जिसके माना सतर, सीधी लकीर, किताब की असल इबारत, बौद्ध ग्रंथों की सतर, बौद्ध धर्म शास्त्र के हैं। संस्कृत में जब सौती और सरफी तगय्युरात रोनमा हुए तो उसने अव्वलीन प्राकृत यानी पाली का रूप इख्तियार किया। प्राकृत का पहला अदबी रूप क्या है? एग्जाम का क्वेश्चन है, प्रीवियस में क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो आपका जवाब हो जाएगा पाली। आप नोट कर लेंगे। पाली के सबसे कदीम नमूने बुद्ध और जैन मजहब की किताबों या फिर अशोक की लाटों कतबों पर कुंदा किए हुए मिलते हैं, नोट कीजिए। इस पाली को कदीम मागधी भी कहते हैं। ये लाइन भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पाली को कदीम मागधी भी कहते हैं, आप सब नोट कर लीजिएगा। जैन मत और बुद्ध मजहब की तालीमात पाली में दी जाती थी। अवाम की बोली ठोली का अदबी रूप पाली है, क्लियर कर लीजिएगा। अवाम की बोली ठोली का अदबी रूप पाली है, नोट करेंगे। एक एक लाइन यहां पे इंपॉर्टेंट है। दूसरा दौर वस्त हिंद आर्याई का दूसरा दौर मसीही सन की इब्तिदा से 500 ईस्वी तक शुमार किया जाता है, नोट कीजिएगा। ये दौर प्राकृत का दौर कहलाता है। प्राकृत के माना फितरी जुबान के हैं। प्राकृत किसी एक जुबान का नाम नहीं है, बल्कि एक तरह की बहुत सी जुबानों के जुमरे का नाम है, नोट कीजिए। संस्कृति तहजीब को कहते हैं, प्रकृति फितरत को कहते हैं। संस्कृत मुहज्जब जुबान थी और प्राकृतें फितरी यानी गैर मुरस्सा और अवामी जुबानें थी, नोट कर लीजिए। देखिए बहुत कम लफ्जों में सभी इंपॉर्टेंट चीजें हमने यहां पे आपके सामने नोट करने की कोशिश की है। तो दूसरा दौर कौन सा कहलाएगा? प्राकृत का दौर कहलाएगा। प्राकृत के माना क्या है ये भी यहां पे क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस दौर में अदबी प्राकृतों की 5 किस्में हैं। इस दौर में अदबी प्राकृतों की 5 किस्में हैं। नंबर 1 है महाराष्ट्री, दूसरी है शोरशीनी, तीसरी है मगधी और चौथी है अर्ध मगधी और 5वीं है पेशाची। आप नोट कर लेंगे। तो अदबी प्राकृतें कितनी हो गई? 5 हो गई। आप सब नोट कीजिएगा। महाराष्ट्री बहुत अहम है, ये जुनूब की प्राकृत है। मराठी इसी से निकली हुई है, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। ये शायरी और मौसीकी की जुबान समझी जाती है। संस्कृत के ड्रामों के गीत इसी में लिखे जाते थे। इसमें हुरूफ इल्लत की कसरत है, जिसकी वजह से लोच ज्यादा आ गया है। तमाम अदबी प्राकृतों में ये सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता अदबी प्राकृत थी। अगली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कवायद नवेसों ने इसे मिसाली प्राकृत कहा है। अब ये जो बात आ रही है ये एग्जाम के लिए बहुत अहम है। प्राकृतों में सबसे पहले महाराष्ट्री में कवायद मुरत्तब हुई, यानी सबसे पहले कवायद किसमें तरतीब दिए गए? तो वो है महाराष्ट्री प्राकृत। आगे बढ़ते हम लोग। शोरशीनी, इसका मरकज शोरशीन यानी मथुरा का इलाका था। संस्कृत के बाद आला तबके में अगर किसी प्राकृत का रिवाज था तो वो यही जुबान थी जिस पर संस्कृत की गहरी छाप नजर आती है। संस्कृत ड्रामों में भी इसका इस्तेमाल होता था। उर्दू जुबान का तारीखी रिश्ता शोरशीनी प्राकृत से जाकर मिलता है, नोट कीजिए।
बात करते हैं आगे मगधी प्राकृत। ये पूरे मशरकी हिंदुस्तानियों की बोली थी। इसका मरकज मगध यानी जुनूबी बिहार था। तो मगध यानी जुनूबी बिहार था। चूंकि ये आर्याओं के मरकज से दूर थी, इसलिए इस पर गैर आर्याई बोलियों का शदीद असर मिलता है। इसलिए आर्या इस प्राकृत को हकारत की निगाह से देखते थे। संस्कृत ड्रामों में निचले तबके के किरदारों के मुकालमे इसी जुबान में लिखे गए हैं। ये चीज भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सभी को आपको बहुत केयरफुली देखना है और सुनना बहुत ध्यान से। हम एक एक चीज यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। हिंद आर्याई की मुख्तसर तारीख यानी तारीख जुबान उर्दू से मुतालिक जितने भी अहम क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी इंशाल्लाह इस सेशन में आपको क्लियर हो जाएंगे। आगे देखेंगे अर्ध मगधी। इसके लफ्जी माना आधी मगधी के हैं। इसका मकाम अवध और मशरकी उत्तर प्रदेश था। ये तमाम प्राकृतों में सबसे कदीम है। इसमें अशोक की तालीमात का भी प्रचार हुआ है। जैन मजहब की इब्तदाई मजहबी अदबी तसानीफ इसी प्राकृत में पाई जाती हैं। मगरबी हिंदुस्तान के रहने वाले इसे प्राचिया कहा करते थे। प्राचिया के तहत मगधी और अर्ध मगधी दोनों आ जाती हैं। ये एक तरक्की याफ्ता और मुहज्जब जुबान थी। उस दौर के शाही घरानों में भी यही जुबान बोली जाती थी। नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं पिशाची। संस्कृत में पिशाची यानी पिशाच भूत को कहते हैं। पिशाची के माना एक और भी है, कच्चा गोश्त खाने वाले के भी बताई जाती। पिशाची प्राकृत पंजाब और कश्मीर के इलाके में बोली जाती थी। इसमें अदबी तसानीफ का फुकदान है। पिशाची के बारे में कहा जाता है ये खालिस हिंद आर्याई जुबान नहीं है, क्योंकि इसमें ईरानी जुबानों के बाद असरात नफूज कर गए हैं। ये संस्कृत की एक हम असर बोली है। ये जुबान बोलचाल में ज्यादा इस्तेमाल होती रही है, जिसकी वजह से इसमें कई बोलियों की मिलावट अमल में आई। इसलिए संस्कृत के उलमा इसे बड़ी हकारत से देखते थे। नोट कर लीजिए। तो आगे बात करते हैं वस्त हिंद आर्याई के तीसरे दौर के बारे में। तीसरा दौर 500 ईस्वी ता 1000 पर मुहित है, यानी 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी का इसका जमाना है। अब समझिएगा, ये दौर अपभ्रंश का दौर कहलाता है। ये किसका दौर कहलाता है? अपभ्रंश का। नोट कर लीजिए। अपभ्रंश की माना क्या है? इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो बिगड़ी जुबान के। नोट कर लीजिएगा आप सभी। अपभ्रंश का लफ्ज पहली बार भरत के नाट्य शास्त्र में मिलता है। अब ये भी आपको याद रखना होगा, नाट्य शास्त्र किसकी किताब? तो भरत मुनि। उसके बाद कालिदास के विक्रम उर्वशी में नजर आता है। अपभ्रंश को तीसरी प्राकृत होने का दर्जा हासिल है। प्राकृतों के अदबी शक्ल इख्तियार कर लेने के बाद अवाम की बोलचाल की जुबानों को कवायद नवेसों ने अपभ्रंश कहा है। नोट कर लीजिए। सुदेश्वर वर्मा अपभ्रंशों को प्राकृतों का माबाद इर्तिका कहते हैं। अपभ्रंश प्राकृत से पैदा हुई। अपभ्रंश कहां से पैदा हुई? प्राकृत से। नोट कर लीजिए। इसलिए जहां जहां प्राकृतें बोली जाती थीं, उन्हीं इलाकों में अपभ्रंश वजूद में आ गई। आगे देखेंगे, मार्कंडे ने अपभ्रंश की 3 किस्में बयान की है। मार्कंडे ने अपभ्रंश की कितनी किस्में बयान की हैं? 3। नंबर 1 है नागर अपभ्रंश। नागर नाम गुजरात के नागर ब्राह्मणों के नाम पर रखा गया है। फैक्ट क्लियर कीजिएगा, नागर नाम कहां से आया है? जो गुजरात और राजस्थान की कदीम बोलियों की अदबी शक्ल थी, इस पर शोरशीनी का बड़ा असर था। इल्मी तबका में मकबूलियत की वजह से इस अपभ्रंश को फौकियत हासिल थी। नागर अपभ्रंश में बकसरत तसानीफ मिलती हैं। इसी की रियायत से हिंदी रस्मुल खत का नाम नागरी पड़ा है। नोट कीजिए। दूसरा है ब्राचड अपभ्रंश।
जो सिंध में राइज थी, मौजूदा सिंधी इसी से निकली है। नंबर 3, अप नागर अपभ्रंश, जो नागर और ब्राचट के मेल से बनी है। इसका रिवाज मगरबी राजपूताना और जुनूबी पंजाब के इलाकों में था। मसूद हुसैन खां अपनी तसनीफ मुकदमा तारीख ज़ुबान उर्दू में लिखते हैं कि लफ्ज़ अपभ्रंश एक खास जुबान के मानों में सबसे पहले हेमचंद्र ने इस्तेमाल किया। देखिए, बहुत अहम फैक्ट है, यानी मसूद हुसैन खां के मुताबिक लफ्ज़ अपभ्रंश को सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया? हेमचंद्र ने। हिंदुस्तान की जदीद जुबानों की पैदाइश प्राकृतों से नहीं बल्कि अपभ्रंशों से हुई है। ये भी चीज एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और ये प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन भी बन चुका है। आगे देखिए, इनका सिलसिला मुंदरजा झेल 5 अपभ्रंशों से मिलाया जाता है। नंबर 1, शोरशीनी अपभ्रंश। ये शोरशीनी प्राकृत से निकली है। इसका इलाका शोरशीन यानी मथुरा का इलाका था। शोरशीनी अपभ्रंश में 4 बोलियां शामिल हैं। ये देखिए इंपॉर्टेंट चीज है, शोरशीनी अपभ्रंश में कुल कितनी बोलियां शामिल हैं? तो 4। खड़ी बोली या हिंदुस्तानी, उर्दू और हिंदी का ताल्लुक इन्हीं से है। नंबर 2 पे है राजस्थानी। नंबर 3 है पंजाबी यानी मशरकी। नंबर 4 है गुजराती और पहाड़ी बोलियां। गुजराती और पहाड़ी बोलियां। खड़ी बोली का ताल्लुक मगरबी हिंदी से है, आप नोट कीजिए। इसे उर्दू और हिंदी जुबानें इर्तिका पाती हैं। मगरबी हिंदी की दूसरी बोलियों मसलन हरियाणवी, ब्रिजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी का इर्तिका भी शोरशीनी अपभ्रंश से हुआ है। गुजराती और राजस्थानी का ताल्लुक शोरशीनी की इसी शक्ल से है जिसे अपनागर अपभ्रंश कहते हैं, जिसे नागर अपभ्रंश कहते हैं। नंबर 2 देखिए, मागधी अपभ्रंश। इसका इर्तिकाब मागधी प्राकृत से हुआ। इसका चलन मशरिक के एक वसी इलाके में, जिसमें बंगाल, आसाम, उड़ीसा और बिहार शामिल है। इन इलाकों की जदीद जुबानें यानी बंगाली, आसामी, उड़िया और बिहार की तकरीबन तमाम बोलियां मागधी अपभ्रंश से निकली हैं। ये याद रखना होगा। क्लियर है सभी को? सभी चीजें देखिए यहां पे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मगरबी मागधी अपभ्रंश की बोलियों को जॉर्ज गुरेरसिन बिहारी के नाम से याद करता है, जिनमें 3 बोलियां मैथिली, मगही और भोजपुरी शामिल हैं। मगही मागधी लफ्ज की बिगड़ी हुई शक्ल है, इसे भी आपको याद रखना होगा। यहां तक बात सबको क्लियर हो गई? आगे देखें, अर्ध मागधी अपभ्रंश। अर्ध मागधी अपभ्रंश शोरशीनी अपभ्रंश और मागधी अपभ्रंश के दरमियानी इलाके यानी बिहार से इलाहाबाद तक का जो इलाका है की जुबान थी। इससे मशरकी हिंदी की बोलियां वजूद में आई, जिनमें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी शामिल है। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, मशरकी हिंदी की बोलियां अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। आगे बात करते हैं महाराष्ट्री अपभ्रंश के बारे में। इसका इर्तिका महाराष्ट्री प्राकृत से हुआ। ये महाराष्ट्र के इलाके की जुबान थी। इसके वतन से मौजूदा मराठी का इर्तिका हुआ। महाराष्ट्री अपभ्रंश का खास मरकज मौजूदा बराड़ था। संस्कृत में इस सूबे को महाराष्ट्र के नाम से पुकारा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। शुमाल मगरबी अपभ्रंश, ये 2 जुमरों में मुनकसिम है। एक है ब्राचट अपभ्रंश, जिसका इर्तिका सिंध के इलाके में हुआ और उससे सिंधी जुबान पैदा हुई। दूसरी है कैकई अपभ्रंश, जिससे मगरबी पंजाबी पैदा हुई, उसे लिहंदा भी कहते हैं। आगे देखते हैं जदीद हिंद आर्याई, यानी हिंद आर्याई को 3 अदवार में तकसीम किया गया था। कदीम हिंद आर्याई, वस्ती हिंद आर्याई। अब बात करते हैं जदीद हिंद आर्याई के बारे में। तो ये कब से कब तक का जमाना है? 1000 ईस्वी ता ज़माने हाल। अब हम लोग बात कर लेते हैं सीधे जदीद हिंद आर्याई के बारे में डिटेल में।
हिंदुस्तान की जदीद जुबानों को कई ग्रोहों में तकसीम किया गया है जो इस तरह है। शुमाल मगरबी हिंदुस्तान की जुबानों में देखेंगे, नंबर 1 आपका हो जाएगा लहंदा। ये मगरबी पंजाब की जुबान है, इसका अपना रस्मुल खत है जिसे लिंडा कहते हैं। नंबर 2 है सिंधी। ये सूबे सिंध की जुबान है। पाकिस्तान में सिंधी अरबी रस्मुल खत में हिंदुस्तान में देवनागरी में लिखी जाती है, याद रखिएगा। जदीद हिंद आरियाई जुबानों में ये वाहिद जुबान है जिस पर अरबी का रास्त असर पड़ा है। सिंध को पुराने जमाने में ब्राचट देश कहा जाता था, इसलिए मौजूदा सिंधी का ताल्लुक ब्राचट अपभ्रंश से है। देखिए यहां पे मैंने आपको बताया था। आगे देखें, जुनूबी हिंदुस्तान की आरियाई जुबानें तो मराठी महाराष्ट्र की जुबान है। मराठी को शायरी और मौसीकी की जुबान कहा जाता है, पीछे हम आपको बता चुके हैं। मराठी में हुरूफ इल्लत ज्यादा मिलते हैं। मशरकी हिंदुस्तानी की जुबान है, इसमें देखेंगे आसामी आ जाएगी, बंगाली, उड़िया और बिहारी। ज्ञानचंद जैन का ख्याल है कि बिहारी बजाते खुद कोई जुबान नहीं, बल्कि ये 3 जुबानों मैथिली, मगही और भोजपुरी का मजमुआ है। यानी बिहारी में 3 बोलियां शामिल हैं। कौन कौन सी हैं? मैथिली, मगही और भोजपुरी। मशरकी हिंदुस्तान की जुबानों से गहरा रिश्ता रखने वाली जुबान मशरकी हिंदी। मशरकी हिंदी की खास बोलियां 3 हैं, याद रखेंगे, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ये देखिए आपके प्रीवियस एग्जाम का भी क्वेश्चन है। तो अवधी लखनऊ, फैजाबाद और इलाहाबाद में बोली जाती है। इसमें जायसी की पद्मावत, तुलसीदास की रामचरितमानस यानी रामायण जैसे शाहकार मिलते हैं। कोसली अवधी का दूसरा नाम है। ये चीज देखिए इंपॉर्टेंट है, कोसली जो है अवधी का दूसरा नाम है। बघेली ये बुंदेलखंड की बोली है। छत्तीसगढ़ी मशरकी मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ की बोली है। मध्य देश की खास जुबान यानी मगरबी हिंदी, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन भी आपको कई बार मिले हैं। अब जरा इसे समझिएगा, मगरबी हिंदी गुरेर सिंह ने मध्य देश की जुबान को मगरबी हिंदी का नाम दिया है, याद रखेंगे, जिसने सबसे पहले मशरकी और मगरबी हिंदी में फर्क किया है। मगरबी हिंदी का बराह रास्त ताल्लुक शोरशीनी अपभ्रंश से है, याद रखेंगे। गुरेर सिंह की किताब उसे भी आपको याद रखना होगा, वो है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, उर्दू में कहते हैं लिसानियाती जायजे हिंद। लिसानियाती जायजे हिंद किसकी किताब है? तो आपका जवाब हो जाएगा जॉर्ज गुरेर सिंह। मगरबी हिंदी में कुल कितनी बोलियां शामिल हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रिजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली। गुरेर सिंह ने मगरबी हिंदी की इन 5 बोलियों को 2 गिरोहों में तकसीम किया है। अलिफ यानी तवील मुसव्वते पर खत्म होने वाली बोलियां। अब इनमें कौन सी बोलियां हैं? मगरबी हिंदी की बोलियों का वह गिरोह जिनमें अस्मा, ज़मायर, सिफात और फ़ाल का खात्मा अलिफ यानी तवील मुसव्वतों पर होता है। इनमें हरियाणवी और खड़ी बोली शामिल है, जैसे मसलन बेटा, मेरा, बड़ा, आया वगैरह। वाव मुसव्वते पर खत्म होने वाली बोलियां मगरबी हिंदी की बोलियों का वह गिरोह जिनमें अस्मा, ज़मायर, सिफात और फ़ाल का खात्मा वाव मुसव्वतों पर होता है। इनमें ब्रिजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी शामिल हैं। तो यहां पे बात करते हैं खड़ी बोली के बारे में। मेरठ, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर की खड़ी बोली मेयारी समझी जाती है। उर्दू और हिंदी दोनों खड़ी बोली के 2 अदबी रूप हैं, याद रखिएगा। ज्ञानचंद जैन अपने एक मकाले उर्दू के आगाज के नजरिए में बयान करते हैं कि उर्दू की असल खड़ी बोली और सिर्फ खड़ी बोली है। ये चीज देखिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उर्दू की असल
खड़ी बोली और सिर्फ खड़ी बोली है, ये किसका बयान है? तो आपका आंसर है ज्ञानचंद जैन। नोट कीजिए। नंबर 2, मगरबी हिंदी में हरियाणवी। अब देखिए, हरियाणवी को बांग्लू और जाटो भी कहते हैं। ये एग्जाम में आपसे पूछा भी गया है। मसूद हुसैन खान ने कदीम उर्दू पर हरियाणवी के गहरे असरात की निशानदही की है। वह लिखते हैं, कदीम उर्दू की तश्कील बराह रास्त हरियाणवी के जेर असर हुई है। इसमें रफ्ता रफ्ता खड़ी बोली के असरात पड़े हैं। मुकदमा तारीख ज़ुबान उर्दू। अब्दुल वासी हाशमी की गराइबुल लुगात हरियाणवी जुबान की पहली तसनीफ समझी जाती है। ब्रिज भाषा, ब्रिज की माना है जानवरों का हुड्डा। चूंकि इस इलाके में गाय की बड़ी अहमियत है, इस वजह से ब्रिज का लफ्ज वजूद में आया। ब्रिज भाषा को मगरबी हिंदी की नुमाइंदा, ये देखिए एग्जाम को याद रखना है, मगरबी हिंदी की नुमाइंदा बोली माना जाता है। ब्रिज भाषा शोरशिनी या ब्रंज की सच्ची जानशीन है। कन्नौजी, मगरबी हिंदी की इस बोली का नाम शहर कन्नौज के नाम पर है, जो जिला फर्रुखाबाद में है। नंबर 5, बुंदेली। ये बुंदेलखंड की बोली है। हिंदी की मशहूर शायर केशोदास और पद्माकर ने इसी बुंदेली में शायरी की है। मध्य देश की जुबान से गहरा रिश्ता रखने वाली जुबानें पहाड़ी बोलियां। मशरकी पहाड़ी ये नेपाल में बोली जाती हैं। इसको नेपाली गोरखाली भी कहते हैं। दरमियानी पहाड़ी, इसकी 2 शक्लें हैं, कुमायूनी और गढ़वाली, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मगरबी पहाड़ी ये शिमला और उसके आसपास के पहाड़ी इलाकों में बोली जाती है। गुजराती ये गुजरात, काठियावाड़ और कुछ और कच्छ की जुबान है। राजस्थानी ये शोरशिनी ब्रज से निकली है। राजस्थानी की 4 अहम बोलियां हैं। राजस्थानी की 4 अहम बोलियां हैं, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। नोट कीजिए। पंजाबी, पंजाबी फारसी, गुरमुखी और देवनागरी तीनों रस्मुल खत में लिखी जाती है। जदीद हिंद आरियाई जुबानों को उनकी खुसूसियात की बुनियाद पर जॉर्ज गुरेर सिंह ने कई ग्रोहों में तकसीम किया है, जो इस तरह है। बैरूनी जुबानें शुमाल मगरबी शाख, लेहंदा, मगरबी, पंजाबी, सिंधी। जुनूबी शाख मराठी, मशरकी शाख आसामी, बंगाली, उड़िया, बिहारी बोलियां इसमें शामिल हैं। अब बिहारी बोली में देखिए मैथिली है, मगही और भोजपुरी, ये बिहारी बोलियों में शामिल है। वस्ती जुबानें मशरकी हिंदी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ये सभी चीजें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है, सभी को आपको याद रखना होगा। हर चीज आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। आप इनको एक बार रिवाइज भी कर सकते हैं शुरुआत से। जो चीजें बहुत अहम है उन्हीं पे हम लोग फोकस करेंगे। देखिए, अब इस स्लाइड में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है एग्जाम के लिए, वो यहां पे देखें। ये पॉइंट सबसे है। दुनिया का सबसे बड़ा लिसानी खानदान हिंद यूरोपी है। उर्दू और हिंदी का ताल्लुक इसी लिसानी खानदान से। दूसरा ये पॉइंट, हिंदुस्तान में आर्यों के दाखिला की तारीख 1500 कबल मसीह मुकर्रर की जा सकती है। मसूद हुसैन खान। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। हिंद आर्याई को 3 अदवार में तकसीम किया गया, याद रखना होगा। कदीम हिंद आर्याई कब से कब तक, ये चीज इंपॉर्टेंट है। वस्त हिंद आर्याई कब से कब तक का माना जाता है। जदीद हिंद आर्याई का जमाना कब से कब तक का है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सभी चीजें देखिए एग्जाम के लिए अहम है, आपको याद रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लासिकल संस्कृत, अब यहां पे देखेंगे उदेचिया क्या है, प्राचिया क्या है, मध्यदेशिया क्या है। तो इनमें आपको याद रखना, उदेचिया एक मेयारी जुबान तस्वुर की जाती थी, प्राचिया गैर मेयारी जुबान तस्वुर की जाती थी, और मध्यदेशिया ना तो बहुत मेयारी बोली थी और ना बिल्कुल गैर मेयारी, आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखिए 1-2 किताब है, जैसे अष्टाध्याय के मुसन्निफ को उन्हें याद रखना होगा, और ये कैसी किताब है, किसके बारे में है। ऐसे महाभाष्य के मुसन्निफ क्या है और ये किसकी किताब है, ये सब आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वस्त हिंद आर्याई को 3 अदवार में मजीद तकसीम किया गया है। पहला दौर कौन सा है, दूसरा कौन सा, ये देखिए
इनमें बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, यहां पे कई सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पाली को पहली प्राकृत या इकाई प्राकृत भी कहा गया, ये लाइन देखिए इंपॉर्टेंट हो सकती है एग्जाम के लिए। प्राकृत का पहला अदबी रूप क्या है? पाली। ये एग्जाम का क्वेश्चन ही सीधा सीधा है। पाली को कदीम मागधी भी कहते हैं, ये चीज भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अवाम की बोली ठोली का अदबी रूप पाली है, ये भी अहम है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, प्राकृत के माना क्या है, प्राकृत किसे कहते हैं, यहां पर ये चीज क्लियर की गई है आपको। ऐसे देखिएगा, अदबी प्राकृतों की कितनी किस्में हैं, कौन कौन सी हैं? महाराष्ट्री, शोरशिनी, मगधी, अधमगधी, पिशाची। सबसे पहले कवायद किस में तरतीब दी गई, किस प्राकृत में? तो आपका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्री, आपको याद रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा दौर देख लीजिएगा, यहाँ पे तीसरा दौर अहम है। कब से कब तक माना जाता है? ये 500 ईस्वी तक 1000 ईस्वी का जमाना है। ये अपभ्रंश का दौर है। अपभ्रंश की माना क्या है? बिगड़ी जुबान की एग्जाम का क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहां पे देखेंगे, शोरशिनी अपभ्रंश में कुल कितनी बोलियां शामिल हैं? तो 4 बोलियां हैं। कौन कौन सी आपको याद रखना होगा? खड़ी बोली, राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती और पहाड़ी बोलियां। ये 4 बोलियां आपको याद रखना होगा। खड़ी बोली हिंदुस्तानी, खड़ी बोली हिंदुस्तानी एक ही है, राजस्थानी 2, नंबर 3 पंजाबी, गुजराती और पहाड़ी बोलियां, ये 4 हो जाएंगी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। जदीद हिंद आर्याई का जमाना कब से कब तक, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। अब यहां पे एक चीज देखिए, मशरकी हिंदी में कितनी बोलियां शामिल है, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब देखिए आगे है मगरबी हिंदी। मगरबी हिंदी में कुल कितनी बोलियां हैं, कौन कौन सी हैं, कितने ग्रोहों में तकसीम किया गया, इसमें जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हरियाणवी को और किन नामों से जाना जाता है, ठीक है। अब यहां पे एक चीज देखिएगा, मशरकी हिंदी में कितनी बोलियां हैं? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये सब चीज आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो एक तरह से हम लोगों ने यहाँ पे रिवीजन भी कर लिया है। उम्मीद है कि सेशन, ये क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगी। तो इस सेशन को, इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।